बनाने वाले बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आज मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में सम्मानित किया जाएगा। समारोह देखिए शाम के 4 बजे होने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खेल मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहेंगे। तो ऐसा माना यह जा रहा है कि इस सम्मान से राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और बिहार में क्रिकेट को नई ऊर्जा मिलने वाली है। तो बिहार के वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना जौहर मनवाया और अपने खेल से हर लोग को दीवाना बनाया। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मिलने आ रहे हैं और जहां पे उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन को लेकर उन्हें सम्मानित करेंगे और इस मौके पे जो बिहार के खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और विजय चौधरी जो समस्तीपुर से ही आते हैं और समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जाहिर तौर पे वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेलकर भारतीय टीम को जीत का सेहरा पहनाया, उनके इस खेल की ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि बहुत कम समय में वो भारतीय क्रिकेट टीम में भी अपनी पहचान बनाएंगे। जाहिर तौर पे बिहार के लिए एक बड़ा मौका है जब बिहार के किसी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने इस स्तर पे पहचान बनाई है। इसके पहले ईशान किशन जो भारतीय टीम में ऑलरेडी खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी अपने खेल का जौहर मनवा रहे हैं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने खेल से हर को मुक्त किया है और यही वजह है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे एक अणे मार्ग में संकल्प में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करेंगे। और वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने से ये भी साफ है कि बिहार की सरकार खेल को लेकर लगातार गंभीर होती जा रही है और खिलाड़ियों को उत्साह लगातार बढ़ाती जा रही है। और माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी के स्वागत समारोह के बाद, सम्मान समारोह के बाद बिहार के क्रिकेटरों का उत्साह भी काफ़ी बढ़ेगा और वो भी वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसा खेल कर न सिर्फ अपने राज्य बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है वैभव सूर्यवंशी। देखिए वैभव सूर्यवंशी बिहार के युवा क्रिकेटर हैं, समस्तीपुर के क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपनी पहचान बना ली है। कम उम्र में बड़ी उपलब्धि इनको मिली है। जूनियर क्रिकेट से चर्चा में आए और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गए हैं। भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। तेज स्ट्राइक रेट उनकी सबसे बड़ी खासियत है, यूएसपी कह सकते हैं। बिहार के उभरते क्रिकेट चेहरों में शामिल हो गए हैं और हालिया प्रदर्शन से राज्य में उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो आज शाम 4 बजे वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया जाएगा। सीएम आवास पर ही एक समारोह का आयोजन किया जाएगा शाम के 4 बजे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी हुई खबर की। देखिए 25 फरवरी को आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार। इंडो नेपाल सीमा से सटे वाइब्रेंट विलेज के चयनित गांव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताते चलें आपको, चयनित वाइब्रेंट विलेज के विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक तैयारियां इसको लेकर के तेज की गई हैं। तो अमित शाह का बिहार दौरा है, विकास काम की समीक्षा करने के लिए अमित शाह बिहार आने वाले हैं और खास तौर पर इंडो नेपाल सीमा से सटे हुए जो वाइब्रेंट विलेज के चयनित गांव हैं वहां पहुंचेंगे। वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें शामिल होंगे और जो विकास कार्य हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। इसी को लेकर सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक तैयारियां जो हैं वो तेज हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम का जिक्र किया है और लोगों से डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की है। पीएम ने साथ ही लोगों से अपनी पर्सनल डिटेल को साझा न करने और समय समय पर केवाईसी कराने की भी अपील की है। अरेस्ट पर विस्तार से बात की है। इसके बाद देश में डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड को लेकर हमारे समाज में काफी जागरूकता आई, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अक्षम्य है। निर्दोष लोगों को
डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। कई बार पता चलता है कि किसी सीनियर सिटीजन की जीवन भर की कमाई ठग ली गई। कभी किसी उन पैसों की ठगी हो जाती है जो उसने बच्चों की फीस जमा करने के लिए बचाए थे। कारोबारियों से धोखाधड़ी की खबरें भी हमें देखने को मिलती हैं। कोई फोन करता है और कहता है मैं एक बड़ा अधिकारी हूं, आपको कुछ डिटेल्स शेयर करनी होगी। इसके बाद भोले भाले लोग ऐसा ही कर बैठते हैं। इसलिए आपका सतर्क रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। साथियों, आप सभी केवाईसी नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जाने, इस प्रोसेस को तो जानते ही होंगे। कभी कभी जब आपको आपसे बैंक से केवाईसी अपडेट या री केवाईसी करवाने के मैसेज आते हैं तो मन में सवाल उठता है, मैंने तो पहले ही केवाईसी करवा रखी है, तो ये फिर क्यों? मेरा आपसे आग्रह है, झुंझलाइए नहीं, ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए ही है। हम सभी जानते हैं कि आजकल पेंशन, सब्सिडी, बीमा, यूपीआई सब कुछ बैंक खाते से जुड़ा है। इसी वजह से बैंक समय समय पर री केवाईसी करते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे। हाँ, इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, जो अपराधी हैं वो फर्जी कॉल करते हैं, एसएमएस और लिंक भेजते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है और ऐसे धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना है। केवाईसी या री केवाईसी केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप और ऑथोराइज मीडियम से ही कराएं। ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को भी न दें। और सबसे अहम बात, अपने पासवर्ड को समय समय पर जरूर बदलते रहें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सुनने के बाद ये कहा कि उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करने वाला विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा। साथ ही उन्होंने एआई समिट के विरोध को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए ये कहा है कि नई तकनीक और नवाचार का विरोध देश हित में नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री जी की सारी बातें, बच्चों की परीक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए, किसानों की विविधता, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश कैसे बदल सकता है, चाहे वो अमूल हो या बाकी हो, खेती में हो। ये भारत की प्रतिभा को दुनिया ने देखा। सारे हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैं भी अवाक रह गया, इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और दुनिया के सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट, क्या ओपन चैट जीटीटी, क्या बाकी, क्या गूगल, और एक तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और इन फटीचर कांग्रेसियों को देखिए, कपड़ा खोल के नाच रहे हैं वहां पर। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स गोलंबर के पास 7वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने जांच जो है वो तेज कर दी है। पूछताछ में मिले विरोधाभासों के बाद में 4 संदिग्धों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी भी मिल गई है, जो न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में होंगे। देखिए, विशेषज्ञ टीम जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगी। परिजनों ने निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग की है। तो छात्रा की मौत के बाद आपको बताते चलें, इस मामले में लगातार जांच हो रही है और अब पॉलीग्राफी की मंजूरी मिल चुकी है, नार्को टेस्ट की भी मंजूरी मिल चुकी है। 4 संदिग्धों से पुलिस जो है पूछताछ भी कर रही है। एफईसी भी बढ़िया बनाया है इन लोगों ने। आइए अब इसी से जुड़ी जानते हैं कि आखिर नार्को टेस्ट कैसे होता है। देखिए, दरअसल संदिग्धों से सच उगलवाने के लिए ये जो टेस्ट है वो कराया जाता है। इसे ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहा जाता है। बोलचाल में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं।
संदिग्ध को विशेष दवा दी जाती है। इसमें अर्धचेतन अवस्था में जो व्यक्ति है वो चला जाता है और इससे उसके सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर उससे घटना से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और जवाब के समय विशेषज्ञ स्टडी करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, सांस की रफ्तार, पसीना वो देखते हैं और तनाव में जवाब देने पर ग्राफ जो है वो बदलता है और फिर इसी ग्राफ से जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये समझते हैं कि संदिग्ध आरोपी या अपराधी कितना सच या फिर कितना झूठ बोल रहा है। तो उसी तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो चलता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे बेतिया की, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, जहां पर बाघों की गिनती चल रही है। बाघों की गणना को लेकर के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन उत्साहित है। 1032 कैमरों की मदद से दरअसल यहां पर 900 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल में बाघों की गिनती जो है एक्सपर्ट कर रहे हैं। 4 साल पर बाघों की गिनती होती है, जिसका आंकड़ा टाइगर डे पर प्रधानमंत्री जारी करते हैं। साल 2022 की गणना के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं और हाल के दिनों में बेहतर हैबिटेट के जरिए कई नए बाघों की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है, जिससे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो वन विभाग की टीम तैनात है। कैमरे के सेंसर के जरिए जांच हो रही है। 1032 कैमरे से नजर रखी जा रही है इन बाघों पर। दरअसल बाघ के मूवमेंट से जो पद चिन्ह होते हैं और पग चिन्हों के माध्यम से ही यहाँ पर टीम जो है वो पता करती है। तो अभी तक 2022 में जो आंकड़ा है अभी तक 54 बाघ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है। ऑलरेडी टाइगर एस्टिमेट 2022 के डाटा हम लोग का 54 टाइगर है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो टाइगर का जो है हम लोग का संख्या जो बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब आकलन होने के बाद एग्जैक्ट फिगर हम लोग पता चलेंगे, क्योंकि टाइगर कैसे ही है कि जो हम लोग के ऑलमोस्ट हम लोगों का जो कैरिंग कैपेसिटी पर हम लोग है अभी, इसमें पॉपुलेशन तो है, उसमें मतलब बर्थ भी है, हम लोग का रेस्क्यू भी हुआ है, कुछ हम लोग का जो नेचुरल कासेस डेथ भी है। इस हिसाब से जो है हम लोगों का जो इसको अब रहेगा पॉपुलेशन, लेकिन हम लोग का हेल्दी पॉपुलेशन अभी तक देखा जा रहा है। और कैसे होती है बाघों की गिनती, देखिए अब जरा इसे भी समझिए। बाघों की गिनती जो है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हर 4 साल में एक बार गिनती जरूर होती है और कई चरणों में गिनती की जाती है। तो होता क्या है, आधुनिक तकनीक से एप्स का उपयोग करके मॉडर्न तरीके में कैमरे का इस्तेमाल होता है। सेंसर वाला जो कैमरा है उसे लगाया जाता है और बाघों के वहां पर आते ही वो जो कैमरा है फोटो खींच लेता है। बाघ की काली धारियों का फिर मिलान होता है। बाघों की जो काली धारी होती है वो दूसरे से नहीं मिलते हैं, यानी कि हर बाघ के अलग वो काली धारी होती है। तो काली धारी इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह ही होते हैं। इससे पता चलता है कि कितने अलग अलग वो जो काली धारी हैं वो पाए गए हैं, यानी कि कितने अलग अलग वो जो प्रिंट है वो मिले हैं। तो पहले बाघों के पग चिन्हों का अध्ययन भी होता था, लेकिन अब सिर्फ साक्ष्यों के लिए पग चिन्हों का अध्ययन होता है और काली धारी के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो जटिल प्रक्रिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे सरल बना दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। 2 दिवसीय मुंगेर दौरे के दौरान देखिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर की हवेली खड़गपुर प्रखंड में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित निबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया। तो पहले अवर निबंधन कार्यालय जर्जर भवन में संचालित हो रहा था, जिससे कि आम लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। नए भवन के शुरू होने से निबंधन संबंधी कार्यों में तेजी आएगी और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। दिनों के बाद ये ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। हमारे नए भवन का उद्घाटन हो चुका है, इसमें सेवा आरंभ हमारा बाकी था। तो आज से इसमें रजिस्ट्री जो है पूर्ण रूप में चालू हो जाएगा। आज हमारा अपॉइंटमेंट भी है, लोगों का रजिस्ट्री आज होगा भी। आज इसमें सारी सुविधाएं हैं हमारी, बैठने के लिए व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, शौचालय महिला पुरुष का अलग अलग और सारा व्यवस्था है, ताकि उसको तुरंत सिंगल विंडो काउंटर हम लोग रखे हुए हैं कि एक ही जगह पे आएंगे, वो फोटो खिंचाएंगे और डीड प्रस्तुत करेंगे। डीड उनको सेम डे डिलीवरी हो जाता है और ये काफ़ी पुराना ऑफिस है, ये लगभग 1858 का ऑफिस है। पटना में श्री श्याम फागुन महोत्सव की शुरुआत भव्य निशान यात्रा के साथ हुई। खाटू श्याम मंदिर की ओर से आयोजित यात्रा में करीब 10,000 श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर सड़कों पर उतरे और जयकारे लगाए। पिछले 30 वर्षों से ये परंपरा निभाई जा रही है। नाचते झूमते भक्तों ने ये कहा है कि हारे का सहारा केवल श्याम है। खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा राजधानी पटना में निकाली जा रही है। पिछले 30 सालों से लगातार खाटू श्याम की निशान यात्रा
राजधानी पटना में निकाली जा रही है। और इस बार भी यहाँ देखिए राधा कृष्ण समेत तमाम खाटू श्याम के जो भक्त हैं वो पटना में निशान यात्रा में शामिल हो रहे हैं और हाथों में निशान लेकर नाचते झूमते जो भक्त हैं वो इस निशान यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राधा रानी है, कान्हा जी हैं और तमाम जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। कैसा लग रहा है ये यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार रहता है आप लोग को भी? हाँ, हर साल का इंतजार रहता है हम लोग का। निशान यात्रा में शामिल हो रही है। माथे पर पगड़ी, भैया जरा आगे आ जाइए। माथे पर पगड़ी, पूरा राजस्थान नजर आ रहा है। जी एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार रहता है? जी हर साल खाटू श्याम में जाते हैं। कितने सालों से शामिल हो रहे हैं? बाबा हर एक साल से हम लोग को बुला रहे हैं, हर एक साल हम लोग आ रहे हैं। लगता है कि खाटू श्याम में आए हुए हैं। पूरा फीलिंग ऐसा हो रहा, बाबा के निशान पे हम लोग झूम रहे हैं। हर साल बुलाते हैं, सब भक्तों को जुटाते हैं। ये बाबा का प्यार है। इस साल भी बुला लिए बाबा? हाँ, 5 साल से हम लोग को बुला रहे हैं। 5 साल से है जो यहाँ पर जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। और कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार है? हर साल होता है, एक झंडे के साथ एक देख लीजिए। तो देखिए ये जो निशान है वो यहाँ नजर आ रही है। हजारों लोग इस निशान यात्रा में शामिल हो रहे हैं, रंग बिरंगे निशान लेकर हाथों में। यहाँ से यानी इस्कॉन मंदिर के पास से ये खाटू श्याम मंदिर जो बहादुरपुर में स्थित है वहां तक ये निशान यात्रा लेकर जाएंगे। और हर साल ये जो खूबसूरत तस्वीर है वो नजर आती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ अनुमंडल के स्टेशन रोड पर दुकान लगाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। घटना में छोटू नामक दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अनुमंडल अस्पताल से पटना रेफर किया गया है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस घटना के दौरान स्टेशन रोड पर यातायात बाधित रहा। बाढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाम दुकान खोलने गए हैं। बगल वाला दुकान हमको लगा जरीसन हटावी के चक्कर में मारने लगा। करीब 1 महीना से हमको तंग कर रहा है। किस चीज का दुकान है आपका? हमारा दुकान है कपड़ा का। उसका दुकान बर्तन का है। उसके आगे में आप लगाते हैं? जी हम फूट पर लगाते हैं, जो कि मेरा अपना दुकान है। उसी के सामने लगाते हैं हम, अपना दुकान के ठीक सामने। आप अपना दुकान के सामने लगाते हैं या उसके? नहीं, हम अपना दुकान के सामने लगाते हैं। वो है किराया। किस चीज से मारा है? मारा है रोटी वाला तैया से मारा है। आइए अब आपको एक सीधी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए, दिल्ली मेरठ नमो ट्रेन की आज सौगात देने जा रहे हैं। मेट्रो के साथ दौड़ेगी ये रैपिड रेल। रैपिड रेल की शुरुआत, एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी रेल और मेट्रो। तो पीएम का ये उपहार है देश को नई रफ्तार देने के लिए। मेरठ को डबल इंजन की सौगात दी गई है। मेट्रो के साथ ही ये रैपिड रेल, और यहाँ पर देखिए मेट्रो कर्मचारियों के साथ भी सफ़र कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। तो मेरठ को डबल इंजन की सौगात दी गई है। और बता दें आपको, एक विकास की नई रफ्तार देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर रेल भी और मेट्रो भी दौड़ेगी। तो देश को नई रफ्तार देने के लिए एक अच्छी पहल है ये। मेट्रो के साथ ही रैपिड रेल भी दौड़ेगी। और आपको बता दें कि दिल्ली से मेरठ 55 मिनट में आप सफ़र कर सकते हैं। दिल्ली से मेरठ आना जाना और ज़्यादा आसान हुआ। 55 मिनट में 82 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर पाएंगे आप। तो आप इसे समझ सकते हैं कि दिल्ली से मेरठ आना जाना कितना ज़्यादा आसान हो गया। और इस सफ़र के लिए 213 रुपये ही केवल आपको देने होंगे। सराय काले खां से मोदीपुरम तक के सभी प्रमुख स्टेशन हैं हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ गए हैं। 55 मिनट में 82 किलोमीटर का सफ़र अपने आप में ये बता रहा है कि विकास की रफ्तार जो है वो किस कदर आगे बढ़ रही है। और किराया भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 213 रुपये ही केवल इस सफ़र के लिए आपको चुकाने होंगे। सराय काले खां से मोदीपुरम तक के सभी प्रमुख स्टेशन हैं हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ गए हैं। तो पीएम का ये उपहार है देश को नई रफ्तार देने के लिए।
मेरठ मेट्रो में पीएम मोदी बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पीएम के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफर के दौरान प्रधानमंत्री जो बाकी लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो मेट्रो के साथ ही जो रैपिड रेल है वो दौड़ेगी। एक ही ट्रैक पर रेल और मेट्रो दोनों ही दौड़ेगी। अभी तक हम ये देखते थे रैपिड रेल जो है वो अलग ट्रैक पर दौड़ती है और रैपिड मेट्रो जो है उसके लिए अलग ट्रैक होता है, लेकिन अब एक ही ट्रैक पर ये जो मेट्रो रैपिड रेल की शुरुआत हो रही है, दौड़ेगी। नमो भारत कॉरिडोर की मुख्य बातें आपको बता रहे हैं। 14 किलोमीटर हिस्सा इसका दिल्ली में है और 68 किलोमीटर हिस्सा यूपी में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और खबर है जहानाबाद से, जहां बताया जा रहा है कि परसबीघा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से 2 सगी बहन लापता हो गई। पिता मोहम्मद ईसा अंसारी के अनुसार 16 फरवरी को दोनों बहनें आधार कार्ड बनवाने के लिए बाजार गईं, लेकिन बाजार तो चली गईं, वापस लौटी नहीं। अब परिजनों ने आसपास खूब तलाशी ली। 17 फरवरी को थाने में मामला भी दर्ज कराया। 22 फरवरी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस से लगातार वो लोग ढूंढ निकालने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस का भी कहना है, आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से जल्द ही बरामदगी होगी, लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन काफी परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है, उनको डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से लड़कियों के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं वो हर परिवार को चिंता में डाल रही है। बराबर सर जाती रहती थी रोड पर, तो आदमी समझा कि क्या लगता है क्या हुआ होगा, फरन हुआ होगा या फिर अपने मन से कुछ आपको ऐसा समझ में आता है? ये तो सर शक का बीमारी होले कि अपहरण हुआ। अगर जो उस तरह का मैटर रहता है जिस तरह से सवाल में हमसे पूछ रहे हैं, तो एक जाती नहीं थी, कहाँ जा रही है या कहाँ ना, रोज जाती थी पुल पर चौमिन चाट लाने के लिए। तो हम सोचे कि जब करती है तो फिर कहीं के हम नॉमिनेशन करावेंगे आधार कार्ड के, वही करावे गई 12 बजे और फिर आज तक फिर वो घर से ना आई। बिहार के कई जिलों में मेल के माध्यम से कोर्ट और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर अब कोर्ट और समाहरणालय की सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कटिहार न्यायालय या समाहरणालय को लेकर अब तक कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन जिलाधिकारी फिर भी चाक चौबंद व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। और कोर्ट दोनों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के लगातार हम लोग सजग रहते हैं। जो भी गेट से मैन कराए गए हैं, आवश्यकता अनुसार जो हैंडहेल्ड और DFMD भी है, लोगों की जांच भी की जाती है और ऐसा अभी तक यहाँ पर कोई इशू आया नहीं है, ना ही कोई धमकी भरा मेल या कोई चीजें। पर तथापि हम लोग और SP साहब भी विशेष रूप से इस चीज को सजग है कि सुरक्षा जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं और जो भी किसी काम के लिए आमजन आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंड की गिद्दा पंचायत अंतर्गत कचरा कामतवाड़ 10 में शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग मोहम्मद इस्लाम के फूसनुमा घर में लगी और देखते ही देखते पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। परिवार सुरक्षित बाहर निकला, लेकिन 4 वहां पर बकरियां समेत कई पालतू जो पशु थे वो और रुई धुलने की जो मशीन थी, अनाज, कपड़े, सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। पीड़ित ने सहायता की मांग की है। और इसी के साथ